Good morning, all of you. Mumbai Municipal Corporation Online Education 2021 कक्षा 9वीं विषय हिंदी और आज का विषय है गद्य आकलन। गद्य आकलन यानी ये होता है कि आपको एक अपठित परिच्छेद दिया रहता है 50 या 60 शब्दों वाला। वो अपठित परिच्छेद पढ़कर आपको प्रश्न की निर्मित करना होता है। परिच्छेद अपठित रहता है तो अपठित परिच्छेद में आपको कुछ कहानी या कुछ पाठ 60 या 80 शब्दों में दिया रहता है, वो आपको पढ़ना होता है और पढ़ते हुए हमें प्रश्न तैयार करना होता है, उसे गद्य आकलन कहते हैं। तो 9वीं कक्षा में उपार्जित लेखन में 4 अंक के लिए गद्य आकलन पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 में ये प्रश्न आपको गद्य आकलन के लिए पूछा जाता है। अपठित परिच्छेद पढ़कर 4 प्रश्न आपको तैयार करना होता है। प्रश्न आपको किस तरह से तैयार करना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो अपठित परिच्छेद रहता है, उसमें प्रश्न के निर्माण किस तरह से करना है। जैसे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मित करनी होती है। उपार्जित लेखन में एक परिच्छेद दिया रहता है, परिच्छेद आपको पढ़ना होता है और परिच्छेद में गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मित आपको करना होता है। जैसे हम पाठ में पढ़ते हैं, पाठ होने के बाद में जो स्वाध्याय रहता है, स्वाध्याय में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से हमें भी प्रश्न की निर्मित करनी होती है। तो प्रश्न की निर्मित किस तरह से होती है। जैसे प्रश्न में क्या, कौन, कैसे, किसी लिए, क्यों, ये जो प्रश्न आते हैं और अंत में हमें प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। तो ये जो शब्द है क्या, क्यों, किस लिए और प्रश्नार्थक चिन्ह, उसी के अनुसार आपको प्रश्न की निर्मित करनी होती है। प्रश्नों के उत्तर एक ही वाक्य में हो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। जब आप गद्य पढ़ते हैं, गद्य में किसी राजा के बारे में पूछा है तो आपको उसी तरह से राजा का नाम क्या है, राजा किस प्रदेश में रहता है, राजा दरबार में कौन कौन लोग काम करते हैं, इस तरह से हमें कुछ परिच्छेद दिया रहता है गद्य आकलन में और उसी के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करने होते हैं जिसका उत्तर एक ही वाक्य में आना चाहिए, एक ही शब्द में आना चाहिए। जब आप प्रश्न की निर्मित करते हैं तो कारण लिखो, संक्षिप्त लिखो या सहमत लिखो। ये प्रश्न गद्य के आकलन करते समय नहीं आना चाहिए। प्रश्न ऐसे ही होना चाहिए कि जिसमें हमें उत्तर एक ही वाक्य में लिखना आना चाहिए और प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि जिसमें क्यों, कैसे, क्या, किस लिए यही शब्द और अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह आना चाहिए। इस तरह से हमें गद्यांश में प्रश्न की निर्मित करनी होती है। बहुत ही सरल है, परिच्छेद पढ़कर हम 4 प्रश्न तैयार कर सकते हैं, परंतु कुछ नियम है। जैसा पहला नियम है कि जैसे हम W टाइप क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं उसी तरह से क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कौन सा, ये प्रश्न और अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह, ये बातें आपको ध्यान में रहा तो आप
अच्छी तरह से 4 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने वृत्तांत लेखन में देखा था कि रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त जो रिपोर्टर रहता है तो अपने मन में ये प्रश्न करता है कि हमें पूछने वाले से क्या पूछना है। तो मन ही में ऐसे प्रश्न तैयार करता है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, और उसी तरह से वो जो पूछता है उससे प्रश्न करता है। उसी तरह से आपको जब गद्यांश पढ़कर प्रश्न निर्माण करना है तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमें इस शब्दों के अनुसार प्रश्न की निर्मिति करना है। एक रेखांकन करना है, एक कच्ची रेखांकन करना है, उसमें ये प्रश्न आपको तैयार करना है। तीसरा जो मुद्दा है कि गद्यांश में प्रश्न की निर्मिति किस तरह से करना चाहिए कि प्रश्न के उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है। जब आपको प्रश्न इस तरह से दिया होगा कि गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 ही प्रश्न तैयार कीजिए, तो आपको 4 ही प्रश्न तैयार करना है, परंतु आप प्रश्न तैयार करते हैं, नीचे में आपको उत्तर लिखना नहीं है। ये भी नियम है, उत्तर नहीं लिखना है। 4 प्रश्न तैयार करने के लिए बोला है तो 4 ही प्रश्न आपको तैयार करना है, नीचे में उत्तर उसका नहीं लिखना है। तो ये भी गद्य आकलन में एक नियम है, 4 प्रश्न तैयार करना है, सीरियल वाइज उसका नंबर देना है। एक प्रश्न तैयार किया, एक और प्रश्न आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न आपने तैयार किया 2, दूसरा प्रश्न आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न तैयार किया 3, तीसरा प्रश्न आपको लिखना है। चौथा प्रश्न तैयार किया 4, चौथा प्रश्न लिखना है। इस तरह से आपको सीरियल वाइज प्रश्न क्रमांक लिखना है, प्रश्न अंक नंबर लिखना है, प्रश्न आपको लिखना है। इस तरह से गद्यांश पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करना होता है। आपको विचार आया होगा कि प्रश्न ऐसे कैसे होना चाहिए। तो प्रश्न तैयार करते समय प्रश्न ऐसे हो, तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में होना चाहिए। जब आप प्रश्न की निर्मिति कर रहे हैं, गद्यांश आकलन कर रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि हमने जो प्रश्न का निर्माण किया है वो प्रश्न जैसा ही होना चाहिए, ना तो उसका उत्तर जैसा हमें प्रश्न नहीं लिखना है। तो जब हम प्रश्न की निर्मिति करते हैं तो हमें प्रश्न जैसा ही प्रश्न होना चाहिए, उसमें जो क्यों, किस लिए, प्रश्नार्थक चिन्ह और उसका उत्तर भी गद्यांश में होना चाहिए। इस तरह से हमें प्रश्न की निर्मिति करनी चाहिए। नहीं तो आप प्रश्न तैयार कर रहे हैं और उसका उत्तर गद्यांश में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से गद्यांश पढ़ना है और जिसमें प्रश्न तैयार आपको करना है उस शब्दों को अंडरलाइन करते हुए आपको सोचना है कि अंडरलाइन किए हुए शब्दों को हम किस तरह से प्रश्न तैयार करेंगे। क्यों से हो सकता है तो क्यों से आप प्रश्न की निर्मिति कर सकते हैं, क्या से हो सकता है तो क्या से आप प्रश्न की निर्मिति कर सकते हैं, किस लिए, कौन, ये शब्द से प्रश्न की निर्मिति हो सकती है। उस प्रश्न के शब्दों को लेकर आपको प्रश्न की निर्मिति करनी है। और अंत में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न आपका पूरा होता है तो अंत में हमें प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। प्रश्नार्थक चिन्ह आप नहीं लगाएंगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा और परीक्षा में आपके मार्क कम हो जाएंगे। कई प्रश्न ऐसे रहते हैं कि कुछ प्रश्न में हमें विराम चिन्ह का भी उपयोग करना होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम प्रश्न तैयार करते हैं तो विराम चिन्ह के अनुसार और प्रश्नार्थक शब्द के अनुसार और प्रश्न की निर्मिति करनी होती है। प्रश्न रचना और प्रश्न के उत्तर दिए गए पद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। आपने प्रश्न निर्माण किया, गद्य पढ़ा, गद्य को आपको 1 बार 2 बार अच्छी तरह से समझना है और आपको यह समझना है कि जो गद्य पढ़ा है तो आपको कुछ शब्दों में ऐसे अधोरेखांकित या अंडरलाइन करना है कि इस शब्दों से हमें प्रश्न तैयार होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रख के ही प्रश्न की निर्मिति करना है। तो रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह भी लगाना आवश्यक होता है। ये हो गया प्रश्न किस तरह से करते हैं, प्रश्न ऐसे होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दी। अभी ध्यान में रखने वाले नियम कुछ है कि प्रश्न निर्मिति करते समय इन बातों का ध्यान रखें। जब
आपका पेपर होता है, प्रश्न पत्रिका आपके सामने होती है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि प्रश्न निर्मित करते समय कौन सी बात है जो हमें प्रश्न निर्मित करना है। आप जब पेपर देते हैं या पेपर से जो प्रश्न पूछते हैं, तो आपको इसके बारे में तो जानकारी है कि प्रश्न किस तरह से किया जाता है। तो प्रश्न निर्मित करते समय किन बातों पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रश्न है वो अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, किन शब्दों से हमें प्रश्न की निर्मित करना चाहिए, ये भी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला जो ये है, प्रश्न निर्मित करते समय इन बातों पे ध्यान में रखना है कि पहला जो है, प्रश्न निर्मित प्रश्न के प्रारूप में ही होना चाहिए। जब आप प्रश्न की निर्मित करते हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि प्रश्न के प्रारूप में, यानी जो हम प्रश्न निर्माण करने हैं तो प्रश्न के प्रारूप ही होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम वाक्य लिख रहे हैं, कि वाक्य बना रहे हैं। तो ये बातें हमें गद्यांश आकलन में, ये बातें हमें ध्यान में रखना है कि जब हम प्रश्न की निर्मित करते हैं तो प्रश्न जैसा ही प्रश्न होना चाहिए। उसमें क्या, क्यों, किसके, किस लिए, ये शब्द का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। प्रश्नार्थक चिन्ह का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और प्रश्न प्रश्न जैसा ही होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमने जो लिखा है, उदाहरण लिखा, वो प्रश्नार्थक चिन्ह जैसा है। दूसरा जो बात है, प्रश्न निर्मित करते समय हमें दूसरी जो बात है कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही होना चाहिए। आपको एक बार और बताएं कि जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि ये शब्द है, इस शब्द से हम ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा जो नियम होता है कि गद्यांश निर्मित करते समय कि हमें प्रश्न के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही होना चाहिए। नहीं तो आप गद्यांश के अनुरूप प्रश्न निर्माण नहीं करते होंगे तो जो लिखने वाला उसका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए गद्यांश आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें ध्यान में रखना है कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही होना चाहिए जो हम प्रश्न तैयार कर रहे हैं। तीसरा जो नियम होता है प्रश्न निर्मित करते समय, और कौन सी बातों पे हमें ध्यान रखना है कि रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। तू कहाँ रहता है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, ये प्रश्न हो गया। बाद में हमें क्या करना है, प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। बिना प्रश्नार्थक चिन्ह लगाने से हम किसी को सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी पाठशाला कहाँ पर है, तू कितने बजे आएगा, इसमें क्या हो रहा है, कितने, कब, ये क्या हो रहा है, प्रश्नार्थक शब्द हमें दिख रहे हैं और लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम वाक्य का उच्चार कर रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, तो उसमें हमें ध्यान में रखना है कि प्रश्न भी होना चाहिए और प्रश्नार्थक चिन्ह भी आना चाहिए। प्रश्न चौथा जो नियम है, प्रश्न निर्मित करते समय हमें इन बातों पे ध्यान रखना है कि प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर ही होना चाहिए। जब हम प्रश्न की रचना या प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो गद्यांश के ही आधार पर हमें प्रश्न की रचना या प्रश्न निर्माण करना होता है। गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ना होता है और आपको लगता है कि ये वाक्य में इस तरह से हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं और इसका ये शब्द इसका उत्तर आ सकता है, उसी के अनुसार आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उस शब्द के लेकर आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न की निर्मित कर सकते हैं। पांचवा जो नियम होता है, प्रश्न निर्मित करते समय इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रश्न की निर्मित करते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। गद्यांश आकलन में ये महत्वपूर्ण बात होती है। सिर्फ आपको गद्य आकलन में ऐसे कोई 5 या 4 प्रश्न तैयार करो, तो वही 4 या 5 प्रश्न आपको क्रमवार बनाना होता है, आपको उसके उत्तर नहीं लिखना होता है।
सिर्फ आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि उसका उत्तर ये है, और इस तरह से हमने प्रश्न तैयार किए हैं। क्यों से हमें प्रश्न किया है तो, और उसका उत्तर यही है गद्यांश में, इस तरह से हमें प्रश्न तैयार करना, उसका उत्तर नहीं लिखना होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगला नियम जो दिया है, प्रश्न निर्मित करते समय इन बातों का भी हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि गद्यांश जिस काल में लिखा गया है, प्रश्न निर्मित भी उसी काल में होना चाहिए। जैसे गद्यांश भूतकाल में दिया है या वर्तमान काल में हमें परिच्छेद में दिया है, उसी के अनुसार हमें प्रश्न का भी निर्मित करना होता है। जैसे भूतकाल में बीता हुआ काल के बारे में, बीते हुए समय के बारे में हमें उसमें कुछ गद्य दिया होगा तो बीते हुए समय के बारे में हमें लिखना है। वर्तमान काल में रहा रहे ऐसा दिया होगा तो उसी के अनुसार हमें क्या करना है, प्रश्न की निर्मित करना है। जब आप गद्यांश पढ़ते हैं कि हमें समझ में आता है कि ये वर्तमान काल में है या भूतकाल में है, रहा है, रही है, जाता है, जाती है, इसमें हमें मालूम होता है कि ये गद्यांश हमें किस काल में दिया है, उसी काल के अनुसार हमें भी प्रश्न की निर्मित करना होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा गद्यांश तो एक तो वर्तमान काल में या भूतकाल में ही ज्यादा पूछा जाता है, और उसी के अनुसार आपको भी प्रश्न निर्मित करना होता है। ये जो नियम है, प्रश्न निर्मित करते समय इन बातों पे ध्यान रखना जरूरी होता है। तो मैंने आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने के लिए बोला है कि प्रश्न निर्मित करते समय हमें कुछ परिच्छेद में दे गए कुछ शब्द इसे ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार प्रश्न की निर्मित करना है। प्रश्न के उत्तर गद्यांश में ही हो ऐसे ही प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न के अंत में हमें क्या करना है, प्रश्नार्थक चिन्ह भी लगाना है, ये बातें भी ध्यान में रखना है। कुछ प्रश्न में हमें क्या विराम चिन्ह का भी उपयोग होता है, तो विराम चिन्ह भी उस प्रश्न चिन्ह में लगाना है। और गद्यांश में कुछ भूतकाल में गद्यांश पूछा है तो भूतकाल में ही हमें प्रश्न की निर्मित करना है, या वर्तमान काल में पूछा होगा गद्यांश तो वर्तमान काल में ही हमें प्रश्न की निर्मित करनी होती है। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न निर्मित करते समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं, क्या, किसे, किसलिए, क्यों, तो ये शब्द भी हमें ध्यान में रखते हुए किसके लिए कौन सा शब्द का हमें प्रयोग करना है और कौन सा उत्तर आएगा, ये भी बातें हमें ध्यान में रखते हुए प्रश्न की निर्मित करना है। तो गद्य आकलन यानी क्या होता है, प्रश्न निर्मित यानी क्या होता है। 9वीं कक्षा में गद्य आकलन आपको कितने अंक के लिए पूछा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 9वीं या 10वीं कक्षा के लिए आपको उपार्जित लेखन में गद्य आकलन 4 अंक के लिए पूछा जाता है। अभी आपका पेपर 80 मार्क का पेपर है, तो अभी गद्य आकलन में भी अभी थोड़ा सा नियम बदलाव कर दिया है। तो गद्य आकलन एग्जाम में, परीक्षा में, 9वीं के परीक्षा में या 10वीं के परीक्षा में 4 अंक के लिए पूछा जाता है। और जो गद्य रहता है वो गद्य अपठित रहता है, यानी अपने पाठ में से नहीं रहता है, किसी अपठित ग्रंथ पुस्तक से ही या कथा से ही वो आपको गद्य दिया रहता है। तो गद्य आकलन यानी क्या होता है, गद्य आकलन यानी प्रश्न पूछना अथवा प्रश्न निर्माण करना एक कला है। हमें किसी की सलाह लेना है या हमें कोई प्रश्न के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते, किसी से पूछते हैं। तो पूछना यानी प्रश्न, पूछना यानी प्रश्न हमारे मन में तैयार करना, उसे हम क्या कहते हैं, गद्य आकलन कहते हैं। प्रश्न पूछना ऐसे कहते हैं। तो प्रश्न पूछना भी एक क्या होती है, कला होती है। बड़े बड़े लोग अच्छी तरह से दूसरे लोगों के साथ में संवाद करते हुए अच्छी तरह से क्या करते हैं, प्रश्न पूछकर उनका उत्तर लेते हैं। जैसे आप देखो, कहीं पे भी इंटरव्यू है, मुलाकात है, बड़े बड़े व्यक्ति की हमें मुलाकात लेनी होती है, तो हम भी मन में प्रश्न करते हैं कि इनसे इनका क्या है, परिचय क्या है, इन्होंने किया गया कार्य क्या है। तो जो वृत्तांत लेखन में जैसे हम कहीं पे जाते हैं, जानकारी पूछते हैं, उसी तरह से गद्य आकलन यानी प्रश्न पूछना, प्रश्न किस तरह से हमें करना है, प्रश्न किस तरह से तैयार करना है, प्रश्न का निर्माण किस तरह से करना है,
एक कला होती है। परंतु गद्य आकलन में हमें प्रश्न पत्रिका में गद्य दिया रहता है, वो पढ़कर ही हमें गद्य के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना होता है। गद्य आकलन के अंतर्गत एक गद्य खंड दिया रहता है जो कविता न रहते हुए गद्य यानी पाठ में से रहता है, जिसमें कथा, कादंबरी, लेख, आत्मचरित्र ऐसा कोई भी गद्य रहता है, उसे आपको पढ़कर उससे आपको प्रश्न की निर्मिति करनी होती है। एक गद्य खंड दिया जाएगा तथा उस गद्य खंड पर आधारित 4 या प्रश्न के हमें क्या करना होता है, निर्माण करना होता है, और उसी के अनुसार हमें प्रश्न भी तैयार करना होता है कि जो प्रश्न ही होना चाहिए कि हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने क्या किया, इसका प्रश्न निर्माण किया है। तो गद्य आकलन के बारे में आपको जानकारी मिली गई होंगी, डेफिनेशन में समझ में आ गया होगा कि गद्य आकलन यानी प्रश्न पूछना अथवा प्रश्न का निर्माण करना, जो एक क्या है, कला है, और उसमें प्रश्न जब हम निर्माण करते हैं तो प्रश्न तक वाक्य जैसे ही होना चाहिए, ऐसे हमें प्रश्न निर्माण करना होता है। जब हम गद्य आकलन या प्रश्न की निर्मिति करते हैं तो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना है, तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखते हुए कुछ ये दिया है कि सबसे पहले गद्य खंड को गौर से पढ़ना चाहिए। गद्य खंड आपको प्रश्न पत्रिका में 50 या 60 शब्दों के लिए दिया रहता है। तो गद्य खंड में क्या दिया है, क्या जानकारी दिया है, उसको आपको 2 या 3 मिनट में शांत से अच्छी तरह से गद्य खंड गौर से पढ़ना है, और जो हमें शब्द ऐसे लग रहे हैं कि जिससे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन करते हुए प्रश्न की निर्मिति आप कर सकते हैं। दूसरी जो बात है, ध्यान में रखने योग्य बात है कि प्रश्न के उत्तर एक ही वाक्य में हो ऐसे प्रश्न बनाए जाए। आपको दूसरी भी एक सूचना समझ में आ गई कि हमें कारण लिखो, स्पष्टीकरण दो, स्वमत लिखो, ऐसे प्रश्न तो तैयार नहीं करने। तो कैसे प्रश्न तैयार करने हैं कि हमें जो प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं कि उसका उत्तर देने वाला या लिखने वाला एक ही वाक्य में उसका उत्तर एक ही शब्द में लिख सके, इस तरह से ही हमें प्रश्न की निर्मिति करना है, जैसे कौन, क्यों, कैसे, किस लिए, यही शब्द का उपयोग प्रश्न तैयार करते समय होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान में देने वाली बातें है कि प्रश्न के उत्तर गद्यांश उसमें ही होना चाहिए, नहीं तो आप प्रश्न की निर्मिति कर रहे हैं और उसका उत्तर गद्यांश में ही न हो तो वो उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें भी ये बातें ध्यान में रखना है कि जब आप प्रश्न की निर्मिति करते हैं तो उसका उत्तर भी गद्यांश में ही होना चाहिए। इस तरह से हमें प्रश्न की निर्मिति करनी होती है। चौथा, जो प्रश्न की निर्मिति करते समय हमें ये भी बातें ध्यान में रखना है कि प्रश्न की भाषा शुद्ध, सरल और सुलभ हो। जब हम प्रश्न का निर्माण करते हैं तो पढ़ने वाले को भी समझना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रश्न क्या है। तो भाषा भी कैसी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सुलभ होना चाहिए कि प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर क्या हम लिख सके या उसका उच्चारण या उसका उत्तर दे सके। तो प्रश्न की निर्मिति करते समय भी हमें भाषा सरल और सुलभ होना चाहिए। इस तरह से ही प्रश्न की निर्मिति करना है। गद्य आकलन में प्रश्न निर्माण करते समय हमें ये भी बातें ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रश्न बनाए कि उसका उत्तर एक ही वाक्य में होना चाहिए। गद्य आकलन में हमें भी ये भी बातें ध्यान में रखना है कि छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, आपको क्रम के अनुसार प्रश्न तैयार करना है, परंतु उसके आपने प्रश्न तैयार किया और उसके नीचे उसका उत्तर नहीं लिखना है। क्रम के अनुसार आपको 4 प्रश्न बनाने के लिए बोला है तो 4 ही प्रश्न आपको बनाना है। 5 प्रश्न बनाने के बोला है तो 5 ही प्रश्न आपको लिखना है। और
आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंत में आपको प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, तभी आपका प्रश्न तैयार होगा। और ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ऐसे प्रश्न बनाए कि उनका उत्तर एक ही वाक्य में हो, और छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, दिए गए गद्यांश में से प्रश्न बनाना है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो हमें भी थोड़ा सा विचार आता है कि कैसे प्रश्न तैयार करें। तो पहली जो सुझाव है, जानकारी है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करता हूँ कि प्रश्न तैयार करने से पूर्व परिच्छेद को 2 बार पढ़े और समझे। परिच्छेद को हमें 2 बार पढ़ना है कि परिच्छेद में क्या दिया गया है। कथा दी है, कहानी दी है, कादंबरी दी है, पाठ दिया है, आत्मचरित्र दिया है, और हमें किस तरह से प्रश्न का निर्माण करना है। तो उसके लिए हमें प्रश्न निर्माण करते समय 2 बार पढ़ना है और गद्यांश को अच्छी तरह से समझना है। जब तक हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रश्न की निर्मित नहीं कर सकेंगे। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमें गद्यांश 1 बार 2 बार पढ़ना है, समझना है, और जो प्रश्न दिया है उसको, जो हमें शब्द दिए उसको अधोरेखांकित करना है, उसी शब्दों के अनुसार हमें प्रश्न की निर्मित करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो बात है कि प्रश्न सरल और छोटे और स्पष्ट होना चाहिए। 7 या 8 ही शब्दों में हमें प्रश्न का निर्माण करना है, और प्रश्न कैसे होना चाहिए? सरल, जो हम अच्छी तरह से पढ़ सके और उसका क्या लिख सके, उत्तर लिख सके। ऐसे ही प्रश्न हमें तैयार करना चाहिए, और स्पष्ट होना चाहिए, और उसका उत्तर किसमें होना चाहिए? गद्यांश में होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न हमें क्या करना है? तैयार करना है। तीसरी जो ध्यानपूर्वक बातें जो है, प्रश्न लिखते समय उचित विराम चिन्हों का भी उपयोग होना अनिवार्य होता है। प्रश्न की जब हम निर्माण करते हैं तो उचित विराम चिन्ह भी लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना विराम चिन्ह के प्रश्न क्या हो जाता है? रॉन्ग होता है, अनुत्तीर्ण होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि विराम चिन्ह भी प्रश्नों को और शब्दों के बाजू में लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न निर्मित करना गद्य आकलन ये क्या है? व्याकरण का ही एक विषय है। चौथा जो नियम है और ध्यान में रखने योग्य बातें है कि तैयार किए गए प्रश्नों सार्थक हो और उत्तर दिए गए प्रश्नों में ही होना चाहिए। सार्थक यानी कि हमें समझने में भी सरल हो, और क्या उसका परिच्छेद में दिया गया है और उसका उत्तर ही परिच्छेद में हो। ऐसी तरह से हमें परिच्छेद के अनुसार प्रश्न की निर्मित करना होता है, गद्य आकलन करना होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको पंक्ति नहीं दी जाती है, गद्य दिया जाता है, पाठी दिया जाता है। पाठ को ही पढ़कर हमें प्रश्न की निर्मित करनी होती है। और आगे में भी बात तैयार कर रहे तो प्रश्नार्थ चिन्ह बहुत ही अनिवार्य होता है। जब आप उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग कर रहे तो उद्गारवाचक चिन्ह उस शब्दों के सामने शाबाश, अरे वाह, बाप रे, ये जो शब्द आते तो उसके बाजू में हम उद्गारवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसी तरह से जब हम प्रश्न की निर्माण करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बाजू में हमें प्रश्नार्थक चिन्ह भी लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो उसी में आपके आधा अंक वही काट दिए जाएंगे। आपका उत्तर ही बराबर होगा, प्रश्न ही बराबर होगा, परंतु आपने विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया, प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग नहीं किया, तो उसमें आधे अंक आपको वही काट दिए जाएंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द कैसे होते हैं और हमें किस तरह से प्रश्नवाचक शब्द बनाना है? आप तो आपको पाठ दिया है, पाठ के बाद में स्वाध्याय दिया रहता है, स्वाध्याय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम उसके क्या करते हैं? स्वाध्याय के प्रश्न बुक में लिखते हैं। तो हमें भी ये ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द
किस तरह से तैयार करना है, कौन से ऐसे शब्द रहते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे आपके टीचर अंग्रेजी पढ़ाते, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन तैयार करो, हु का उपयोग करो, होम का उपयोग करो, व्हाई का उपयोग करो, व्हाट का उपयोग करो। उसी तरह से हमें भी ये बातें ध्यान में रखना है कि हिंदी में प्रश्नार्थक, हमें प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो कौन से शब्द है, जैसे कब, कैसे, कौन सा, क्या, कहा, कौन, कितना, क्यों, किसका, कैसे। ये जो शब्द है ये तो 10 शब्द है। तो इस 10 शब्द में से हमें एक ध्यान में रखना है कि ये शब्द के लिए, ये प्रश्न के उत्तर के लिए ये प्रश्न चिन्ह का हमें, प्रश्न शब्द का हमें उपयोग करना है। कब के लिए कौन सा, हमें गद्यांश आपको दिया रहेगा। गद्यांश में आप पढ़ते होंगे कि नहीं कब से ये प्रश्न तैयार होगा, तो उसी प्रश्नार्थक शब्द का उपयोग हमें आपको करना है। और ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द कौन से है। तो कब, ये भी प्रश्नार्थक शब्द है। को, कैसे, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है जिससे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। कौन सा, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न तैयार कर सकते हैं। क्या, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है कि जिससे हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। कहा, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है कि जिस ये शब्द लेके हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। कौन, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है कि कौन से हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। कितना, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है कि कितना ये शब्द लेते हुए हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। क्यों, क्यों भी एक प्रश्नवाचक शब्द है कि इस प्रश्न से हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। किसका, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द दिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि प्रश्नों के उत्तर लिखना नहीं है। और ये भी बातें हमें ध्यान में रखना है कि परिच्छेद हमें 2 बार पढ़ने हैं और उसी के अनुसार हमें प्रश्न तैयार करना है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जब हम प्रश्न तैयार करते हैं तो सरल और छोटे ही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। 6 या 8 शब्दों में ही हमें प्रश्न का निर्माण करना होना चाहिए। नहीं तो आप क्या गद्यांश दिया है और 10 या 20 शब्दों का आप प्रश्न तैयार करेंगे तो वो भी गलत होता है। आपको ऐसे प्रश्न तैयार करना है 5 या 6 शब्द में ही करना है, परंतु ऐसे शब्द प्रश्न होना चाहिए कि वो प्रश्न ही हो। नहीं तो आप लिखेंगे गद्यांश दिया है और गद्यांश का ही वाक्य लिखेंगे तो प्रश्न नहीं होगा। तो आपको गद्यांश पढ़ना है और उसी के अनुसार आपको शब्द ढूंढना है कि यह शब्द ढूंढते हुए हमें प्रश्न निर्माण करना है। कभी कभी परिच्छेद में आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है 8 अंक के परिच्छेद में, देखो कि ऐसे प्रश्न तैयार करो कि जिसका उत्तर यही होना चाहिए। तो गद्यांश में ही ऐसे कुछ उसका उत्तर रहता है और उस उत्तर के अनुसार हमें क्या करना होता है, प्रश्न तैयार करना होता है। तो हमें ऐसे ही प्रश्न तैयार करो कि जिसका उत्तर गद्यांश में हो। तो हमें 2 उत्तर दिए रहते हैं और उत्तर के अनुसार हमें प्रश्न तैयार करना होता है। ऐसे भी प्रश्न आपको गद्य आकलन में पूछा जाता है। तीसरा जो नियम होता है कि उचित विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह तो व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिना विराम चिन्ह का वाक्य में भी बहुत सा बदल हो सकता है। तो प्रश्न जब हम बनाते हैं तो विराम चिन्ह के ऊपर में भी बहुत सा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि जहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा है तो उस शब्दों में डबल इन्वर्टेड कामा, कॉमा, स्वल्प विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, जो भी विराम चिन्ह है, ये भी बातें आपको ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न का निर्माण करना होता है। कुछ प्रश्न में योजक चिन्ह का भी उपयोग होता है, कुछ प्रश्न में अवतरण चिन्ह का भी उपयोग होता है, डबल अवतरण चिन्ह का भी उपयोग होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें योजक चिन्ह देना है, कहाँ पे अवतरण चिन्ह, कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे बिंदु देना है, कहाँ पे प्रश्न देना है, इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है और इसी के अनुसार हमें प्रश्न का भी निर्माण करना होता है। जब हम प्रश्न तैयार करते हैं तो उसका उत्तर परिच्छेद में ही होना चाहिए। इस तरह से हमें प्रश्न की निर्मित करना होता है। और महत्वपूर्ण ये बात तो आपको बताया है कि जब आप प्रश्न पूर्ण करते हैं, प्रश्न के अंत में आपको प्रश्नार्थक चिन्ह भी लगाना अनिवार्य है। प्रश्नार्थक चिन्ह लगाए यानी
वो क्या हो गया, प्रश्न बन गया। प्रश्न के अंत में आपको उत्तर लिखना नहीं है, क्रम के अनुसार आपको प्रश्न ही तैयार करना है और उसके नीचे आपको उत्तर लिखना नहीं है। परिच्छेद पढ़ना है और उसके परिच्छेद के अनुसार आपको प्रश्न ही तैयार करना है, उसके आपको उत्तर लिखना नहीं है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो एक मैं गद्य आपको बता रहा हूं, उसी तरह से उपार्जित लेखन में भी गद्य पूछे जाते हैं और उस गद्य के अनुसार प्रश्न की निर्मिति आपको करना होता है, प्रश्न तैयार करना होता है। गद्यांश पढ़कर प्रश्न की निर्मिति करो, ऐसे 4 प्रश्न तैयार करो, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। आपको एक गद्यांश दिया रहता है उपार्जित लेखन में प्रश्न क्रमांक 5 के लिए, और उसमें परिच्छेद दिया रहता है और परिच्छेद के नीचे में आपको ये सूचना दी रहती है कि गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनका निम्नलिखित शब्दों में उत्तर होना चाहिए। तो समझो कि आपको इस तरह से गद्यांश दिया है, जैसे मैं गद्यांश अभी पढ़ रहा हूं, तो हमें कुछ शब्द ऐसे ध्यान में रखना है कि गद्यांश में इस शब्दों के अनुसार हमें प्रश्न की निर्मिति करना है। राजा जनक अपने उपवन में टहल रहे थे, उनके मन में अनेक चिंताएं थी। देखो, हम जब वाक्य पढ़ रहे हैं तो उस वाक्य में ही हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे वाक्य में अंडरलाइन करना है, जैसे राजा जनक उपवन में टहल रहे थे, तो उपवन और टहल इसको अंडरलाइन करते हुए हमें प्रश्न भी निर्माण कर सकते हैं। उनके मन में अनेक चिंताएं थी, चिंताएं उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हमें ध्यान में आ सकता है कि इस शब्द के अनुसार हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अनेक प्रश्न उन्हें घेरे हुए थे, जिनका कोई स्पष्ट उत्तर खोजने में ऐसे निमग्न थे कि उनका जरा भी ध्यान उपवन की शोभा की ओर नहीं था। तो कुछ शब्द हमें ध्यान में रखना है कि उसका प्रश्न हमें तैयार कर सकते हैं। पक्षी दिन भर के श्रम से थके अपने बसरों को लौट रहे थे। अभी ये भी वाक्य है कि पक्षी दिन भर के श्रम से थके अपने बसरों की ओर लौट रहे थे, उसमें भी अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। कुछ पक्षी पेड़ों की डालियां पर बैठे पंख पसार कर अपनी थकान उतार रहे थे। ये भी जो वाक्य है, इसमें जो कुछ शब्द है, उससे भी हम प्रश्न की निर्मिति कर सकते हैं। उनके चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था। किसके चहचहाने से, ये भी प्रश्न हमें अंडरलाइन कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, प्रश्न की निर्मिति कर सकते हैं। राजा जनक के कानों तक कोई आवाज पहुंच नहीं रही थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। राजा जनक अचानक सचेत हुए। आज कितना अंधकार है, ओ आज कितना अंधकार है। देखो यहाँ भी प्रश्न निर्माण हुआ है, ओ के बाद में देखो विस्मयक बोधक चिन्ह आया है, आज कितना अंधकार है, और प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। तो ऐसे हमें क्या करना है, गद्य पढ़ना है और जो शब्द हमें मिल रहे हैं कि इससे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं, वैसे हमें प्रश्न तैयार करना है। यहाँ पे भी मैंने 4 प्रश्न आपको समझने के लिए बनाया है और इस तरह से हमें गद्य भी क्या करना है, पढ़ना है। पढ़कर इस तरह से हमें 4 प्रश्न तैयार करना है। तो परिच्छेद पढ़ते हुए मैंने 4 प्रश्न तैयार किए हैं। जैसा पहला जो प्रश्न तैयार किया है, राजा जनक कहाँ टहल रहे थे। राजा जनक अपने उपवन में टहल रहे थे। मैंने उपवन को अंडरलाइन किया था और उसी तरह से प्रश्न तैयार किया और इसी में आपका उत्तर भी मिल रहा है। राजा जनक कहाँ टहल रहे थे, वाक्य भी है, हमें क्या किया, सिर्फ प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग किया, कहा, और अंत में थे भी
आया है, यानी थे ये क्या हो गया, कौन सा काल हो गया, भूतकाल हो गया। बन गया प्रश्न। तो हमें कोई कोई प्रश्न इस तरह से बनाना है कि जिसका उत्तर उसी में होना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें प्रश्न की निर्मित करना है। और प्रश्न शब्द है वो भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रश्न शब्द आया है कहा, हो गया उसका उत्तर। हमने क्या किया, सिर्फ कहा ये लगाया और प्रश्न निर्माण किया। राजा जनक अपने उपवन में ठहर रहे थे, यानी यहाँ पे कहा के शब्द के लिए किसका निर्माण हुआ कि जगह जगह के बारे में हमें जानकारी मिली। तो कहा जो शब्द हम उपयोग करते हैं तो वहां पे हमें क्या, इस शब्द से हमें मालूम होता है कि किसी जगह के बारे में हम जानकारी दे रहे। तो इस तरह से हमें प्रश्न तैयार करना है, बहुत ही सरल है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ कहा लगाया और क्या हो गया, प्रश्न तैयार हो गया। दूसरा जो दिया है, राजा का ध्यान उपवन की शोभा पर क्यों नहीं था। प्रश्न इस तरह से मैंने दूसरा एक किया, और ध्यान दो कि राजा का ध्यान उपवन की शोभा पर क्यों नहीं था। तो क्यों का मैंने प्रश्नार्थक प्रश्नसुधक शब्द का उपयोग किया है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न इस तरह से किया कि अनेक प्रश्न में उन्हें घेरे हुए थे जिनका कोई स्पष्ट उत्तर खोजने में ऐसे मग्न थे कि उनका जरा भी ध्यान शोभा की ओर नहीं था। तो देखो यहाँ पे भी प्रश्न निर्माण हुआ, उनका यानी राजा जनक का ध्यान उपवन की शोभा में क्यों नहीं था। इसका उत्तर हमें मिल गया, यही से उत्तर ही है, यही पे उसका प्रश्न भी तैयार किया। सिर्फ क्या हुआ, उनका इसके सामने उनका यानी राजा का उल्लेख होता है, उनके सामने मैंने क्या किया, राजा का नाम लिया। राजा जनक का ध्यान उपवन में क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि जिनका कोई स्पष्ट उत्तर खोजने में ऐसे निगम थे कि उनका जरा भी ध्यान उपवन की शोभा की ओर नहीं था। तीसरा प्रश्न मैंने ऐसा ही तैयार किया कि उसी में उत्तर है और उसी में प्रश्न है। पक्षी अपनी थकान कैसे उतार रहे थे। तो प्रश्न शब्द कौन सा आ रहा है यहाँ पे, कैसे, कैसे के लिए मैंने यहाँ पे प्रश्न तैयार किया है। पक्षी दिन भर के श्रम से थके अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। कुछ पक्षी डालियों पर बैठे पंख पसार कर अपनी थकान उतार रहे थे। तो प्रश्न ऐसे तैयार किया कि मैंने पंछी कहाँ बैठकर अपनी थकान उतार रहे थे। तो उसका उत्तर यही पे है कि पक्षी अपनी थकान कैसे उतार रहे थे। कैसे से मैंने प्रश्न तैयार किया कि पक्षी अपनी थकान कैसे उतार रहे थे, यहाँ पे उसका अपनी थकान उतार रहे थे, इसमें अंडरलाइन किया। और प्रश्न ऐसा तैयार किया कि मैंने पक्षी अपनी थकान कैसे उतार रहे थे, उसका गद्य में उसका क्या दिया है, ये भी दिया है, उत्तर भी दिया है, और गद्य से ही मैंने प्रश्न तैयार किया है कि कुछ पक्षी पेड़ों के डालियों पर बैठे पंख पसार कर अपनी थकान उतार रहे थे। सिर्फ यहाँ पे पक्षी भी आया है, अपनी थकान, और प्रश्नार्थक शब्द कैसे लगाए, कैसे उतार रहे थे। बस हमें क्या करना था, कैसे शब्द लिखना था और प्रश्नार्थक चिन्ह दिया था। तो बहुत ही सरल है, और वही से हम क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर भी हम बना सकते हैं। उत्तर भी हमें वही मिलता है, वही से हम प्रश्न तैयार करते हैं। तो कुछ कुछ हमें वाक्य में ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें प्रश्न तैयार करना है। चौथा प्रश्न इस तरह से किया, किसके चहचहाने से उपवन गूंज रहा था। किसके, तो सबसे पहले प्रश्नार्थक शब्द किसके चहचहाने से उपवन गूंज रहा था। उनके चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था। पक्षी के चहचहाने से उपवन गूंज रहा था। तो मैंने क्या किया, किसके यानी किसी पक्षी के बारे में हम जानकारी ये कर रहे हैं, तो उनके उनके के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया है, कौन सा प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग किया है कि किसके
चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था। तो ध्यान में रखना है कि उसका उत्तर प्रश्न ही उसी वाक्य में होना चाहिए कि जिसका उत्तर उस वाक्य में है। जैसे उनके चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था, हमें क्या किया, सिर्फ उसके उनके के बाजू में हमने किसके लिखा और चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था, यानी उसका उत्तर एक ही शब्द में हमें मिलता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब प्रश्न की निर्मिति करते हैं तो उसी वाक्य को हमें प्रश्न भी तैयार करना, उसी वाक्य के में उसका उत्तर भी उसी वाक्य में होना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न तैयार करना है। और ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह में कौन, कैसे, क्यों, किस लिए शब्दों का उपयोग करके हम अच्छी तरह से प्रश्न की निर्मिति कर सकते हैं। देखो बहुत ही सरल है, उसी में उत्तर है, उसी में प्रश्न है। इस तरह से हमें प्रश्न का निर्माण करना होता है। और एक गद्य लिया है, इसमें क्या है कि इसी से हमें जानकारी भी हो जाएंगे कि गद्य आकलन में किस तरह से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। सबसे पहले हमें तो ये बात ध्यान में रखना है कि गद्य जब हम पढ़ते हैं तो 2 बार अच्छी तरह से हमें गद्य पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये बात ध्यान में रखना है कि जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसी वाक्य के अनुसार हमें प्रश्न की निर्मिति करना चाहिए कि उसी में उसका उत्तर होना चाहिए। वाक्य वही होना चाहिए, सिर्फ उसमें क्या करना है, जिस जो उत्तर दिया उसके बाजू में हमें सिर्फ शब्द का, प्रश्नार्थक शब्द का उपयोग करना है। तीसरी बात हमें ध्यान में रखना है कि विराम चिन्ह का उपयोग करना है। चौथी बात हमें ध्यान में रखना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग करना है। गद्य में ही उसका उत्तर होना चाहिए और उसी वाक्य में उसका प्रश्न भी होना चाहिए, गद्य में उसी के अनुसार उसका उत्तर भी होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न की निर्मिति करना है। और जब आप प्रश्न की निर्मिति भी करते हैं तो हम आपको ये ध्यान में रखना है कि गद्य में ही शब्द दिया है, उसी गद्य का शब्दों का में उपयोग करना है और सरल भाषा में आपको प्रश्न तैयार करना है। तो आसानी से आप 4 अंक के लिए प्रश्न की निर्मिति कर सकते हैं बिना डरे हुए, बिना विचार किए हुए। सिर्फ आपको ये नियम ध्यान में रखना है कि मुझे प्रश्न निर्मिति करते समय ये जो शब्द दिया है, कौन, क्यों, किस लिए, कौन सा, कौन, ये जो शब्द है ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं उसके लिए कौन सा शब्द हमें इस्तेमाल करना, उपयोग करना, ये भी बात में ध्यान रखना है। जो वाक्य दिया इसमें कौन सा ही शब्द लगाने से वाक्य इसी तरह से बनेगा, इसका उत्तर इसी तरह से आएगा, ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आप अच्छी तरह से 4 अंक के लिए 4 प्रश्नों की निर्मिति कर सकेंगे और आसानी से आपको 9वीं और 10वीं कक्षा में 4 में से 4 अंक मिलेंगे ही। आपने ये नियमों का पालन किया तो आराम से आपको 4 में से 4 अंक हिंदी कक्षा में गद्य आकलन में आराम से आप हासिल कर पाएंगे। तो दूसरा जो दिया है, ऐसा ही एक गद्य आपको बता रहा हूं, और हिंदी के 9वीं कक्षा में भी ऐसे कुछ अपठित गद्यांश दिए हैं कि जिसके प्रश्न तैयार कीजिए। ऐसे भी कुछ व्याकरण आपको हिंदी के किताबों में दिया है, वो पढ़ना है और उसी के अनुसार आपको प्रश्न की निर्मिति भी करना है। तो सबसे पहले जब हम गद्य आकलन में प्रश्न की निर्मिति करते हैं तो गद्य हमें पढ़ना है, तो हम सबसे पहले गद्य पढ़ेंगे। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होती है। तो हमें जो प्रश्न दिया है इससे हम क्या कर सकते हैं, वाक्य दिया इससे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर दो और ध्यान में रखो कि इससे मैं प्रश्न निर्माण कर सकता हूँ, कौन सा शब्द लगा सकता हूँ। विद्यार्थी का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति है, ये भी मैं अंडरलाइन करता हूँ, इससे मैं भी प्रश्न तैयार कर सकता हूँ। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है, इसमें भी अंडरलाइन करता हूँ और उसमें भी मैं प्रश्न तैयार करता हूँ कि इसका उत्तर वही आना चाहिए। वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजन में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है, ये भी मुझे महत्वपूर्ण वाक्य लग रहा है, इसमें भी अंडरलाइन करते हुए मैं शब्द प्रश्न निर्माण कर सकता हूँ। उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों
के वंश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना हे कंटकर्णिक पद पर चलकर ही वह कुछ बन सकता है। ये तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं ये करता हूँ। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वह भी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? विद्यार्थी कर सकता है। जब वह अपने सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता है, वह विद्यारूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनिबद्ध रहे हो। इस तरह से हमें अपठित गद्यांश पूछा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो वाक्य मैंने अंडरलाइन किया है उसी वाक्य के अनुसार मैं प्रश्न तैयार कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पे तैयार किया है। जैसे प्रश्न ऐसा किया है, किसी भी देश की संपत्ति कौन होता है? किसी भी देश की संपत्ति कौन होता है? तो यहाँ पे दिया है किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। देखो उत्तर भी यहाँ है और उस अंडरलाइन किए हुए शब्द का भी हमने प्रश्न तैयार किया है। यहाँ पे देखो, किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं, हमें आंसर भी मिल रहा है कि उसके आदर्श विद्यार्थी होते हैं। हो गया प्रश्न, यानी हमें दोनों भी वही गद्यांश आकलन में प्रश्न निर्मित के लिए महत्वपूर्ण ये मिल रही कि उसमें आंसर भी हमें मिल रहा है और उसी वाक्य के अनुसार हम प्रश्न भी तैयार कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, सिर्फ प्रश्नार्थक शब्द है कौन लगाया। तो क्या आ रहा है उसमें उत्तर? उसके आदर्श विद्यार्थी होते हैं। आदर्श विद्यार्थी को अंडरलाइन करके कट कर दो और वहां पे लिखो कौन होते हैं। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के कौन होते हैं? हमें एक वाक्य में उत्तर आता है कि जो आदर्श विद्यार्थी, उसको काट दिया, वो क्या हो गया? आदर्श विद्यार्थी होते हैं। आदर्श विद्यार्थी के बाजू में हमने क्या लिखा है? शब्द लिखा है कौन होते हैं। दूसरा जो ऐसा प्रश्न है, विद्यार्थी क्या करना जानता है? क्या करना जानता है? तो वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह के लिए कौन सा शब्द आया है? विद्यार्थी। समय का मूल्यांकन करना जानता है, वह करना जानता है। उसमें मैंने शब्द लिखा क्या करना जानता है, सिर्फ क्या काट दिया मैंने वहां पे? समय का मूल्यांकन काट दिया। वो क्या हो गया? उसका उत्तर हो गया। और उस उत्तर के लिए मैंने कौन सा प्रश्नार्थक शब्द का उपयोग किया? क्या करना जानता है। वह के लिए क्या किया मैंने? विद्यार्थी क्या करना जानता है, और उसका उत्तर उसी में हमें मिलता है कि विद्यार्थी समय का मूल्यांकन करना जानता है। प्रश्न भी वही है, वाक्य भी वही है, वही उत्तर मिल रहा है, वही पे प्रश्न तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें क्या करना, थोड़ा दिमाग लगा रहा है कि वह की जगह हमें विद्यार्थी लगाया और समय का मूल्यांकन उसको काट दिया और उसको क्या किया? क्या करना जानता है ये लगाया और उसका प्रश्न तैयार हो गया। तीसरा जो है, विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है? तो है वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजन में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है। उनके सामने सदा मंजिल रहती कि और उसे ज्ञात है कि उन्हें प्रलोभन के वंश में न होकर परिश्रम, त्याग और साधना के कंटकर्णिक पथ पर चलना है। तो वह कुछ बन सकता है। तो उसमें कौन सी क्षमता प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पे उत्तर दिया है कि वो मोबाइल और अन्य मनोरंजन के आवश्यकता के लिप्त होकर कुछ भी क्षमता प्राप्त कर सकता है। इस तरह से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्र के लिए एवं समूचे के विश्व के लिए वह तभी कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है। तो हम उसी को ये कर सकते हैं कि विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे उत्तर भी ऐसा आ सकता है कि विद्यार्थी राष्ट्र के, विश्व के लिए, समुच्चय के लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है। तो हमें वाक्य भी वही मिल रहा है और उसमें हम क्या किया है? किसके लिए ये शब्द का हमने क्या किया? उपयोग किया है। चौथा प्रश्न हम इस तरह से किया है कि विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकते हैं? किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका अंतर है
वह विद्यार्थी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें विद्यार्थी समुद्र का मंथन करके इसको क्या करना है, काटना है और प्रश्न तैयार करना है। विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकते हैं, उसका उत्तर वही वाक्य है, वही उसका उत्तर है कि विद्यार्थी समुद्र के मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जो प्रश्न है उसको क्या करना है, काटना है, उसके जगह में हमें शब्द का क्या करना है, प्रश्नार्थक शब्द का उपयोग करना है। तो इसीलिए मैंने आपको नियमों के अनुसार यही बोला है कि वही वाक्य आपको ये करो कि जिसका उत्तर वही वही पे आना चाहिए, और जिस वाक्य है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न भी निर्माण कर सकते हैं। ऐसे वाक्य 5-6 शब्दों का वाक्य भी तैयार कर सकते हैं और उसी में भी हम उत्तर लिख सकते हैं। अंत में आप इस गद्यांश में कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, उचित समझेंगे, ये भी लिख सकते हैं। गद्यांश पढ़कर आपको क्या सीख मिली या कौन सा शीर्षक मिला और हम क्या उसे उचित समझेंगे, ऐसा भी हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। प्रश्नार्थक चिन्ह लगा सकते हैं कि मैं विद्यार्थी का मूल्यांकन, विद्यार्थी का श्रम, पाठशाला, ऐसे आपको मन में जो प्रश्न आते हैं ऐसे हम ये गद्यांश पढ़कर हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं उसका हम अच्छी तरह से शीर्षक दे सकते हैं। तो बहुत ही सरल है गद्यांश में प्रश्न की निर्मित करना। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ना है। अभी हमने गद्यांश पढ़ते हुए क्या किया, कुछ ऐसे वाक्य में दिखे, उसमें क्या किया, अंडरलाइन किया, और उसका उत्तर है उसको कट करके उसमें क्या किया, हमने प्रश्न लगाए और प्रश्न का निर्माण किया। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है कि, और ऐसे वाक्य हमें अंडरलाइन करते हुए और उसका उत्तर यही आता है एक शब्द में, उसको कट करके वहां पे हमें क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है। बहुत ही सरल है और ध्यान में रखना है विराम चिन्ह का, और वहां पे तो आपको विराम चिन्ह दिए रहेंगे, उसी विराम चिन्ह के अनुसार आपको प्रश्न निर्माण करना है और अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। और प्रश्नार्थक जो शब्द है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कौन सा, किसके, ये तो शब्द आपको ध्यान में रहेगा और इसके लिए हमें ये शब्द का उपयोग करना है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए प्रश्न की निर्मित करना है। 4 अंक आपको 9वीं कक्षा में प्रश्न पत्रिका में पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखकर शांत दिमाग से पेपर अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको 4 में से 4 अंक आसानी से आप हासिल कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं समझता हूँ कि जो गद्य आकलन है 4 अंक के लिए आपको जो बताया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करो घर में, और किताब में जो गद्य आकलन दिया है उसको पढ़ो और किस तरह से प्रश्न तैयार करना है लिखो और आपके टीचर को दिखाओ। और कुछ डाउट होगा तो आप आपके टीचर से पूछकर गद्य आकलन प्रश्न निर्मित किस तरह से करना है इसके बारे में पूछो। आज के लिए इतना ही, मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ।